नमस्कार, राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे हंटर आयोग। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा चार्ल्स वुड की का घोषणा पत्र पढ़ा, उसके बारे में अध्ययन किया और आज हंटर कमीशन के बारे में अध्ययन करेंगे। हंटर कमीशन आयोग के गठन का जो मुख्य उद्देश्य था कि चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र का समीक्षा करना, क्योंकि 1813 के बाद ये प्रावधान था कि हर 20 वर्ष बाद जो भी आयोग बनेगा हर 20 वर्ष बाद उसका नवीनीकरण होगा, उसकी समीक्षा होगी एवं उसमें क्या संशोधन करना है, क्या जोड़ना है बिंदु, क्या घटाना है, फिर उसके बाद नए प्रारूप के रूप में वो अगले 20 साल के लिए पुनः प्रस्तावित होकर के पास होकर के उसको लागू किया जाएगा। क्योंकि होता ये था कि एक आयोग अगर 20 साल तक चलता है, उसमें जो कमियां आती हैं तो अगले में सुधार कर दिया जाए तो शिक्षा आयोग का जो उद्देश्य होता है वो लगभग पूरा होता। और इसका यही एक मानना था कि जो आयोग बनना उसका अधिक से अधिक लाभ हो, अधिक से अधिक उद्देश्य की पूर्ति हो। इस संबंध में हंटर आयोग का एक गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे। उसमें अंग्रेज सदस्य थे और 8 भारतीय सदस्य को भी रखा गया। केवल 8 भारतीय सदस्य को भी रखा गया और शेष अंग्रेज थे। और इस हंटर कमीशन को भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, हंटर कमीशन भी कहते हैं और प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग भी कहते हैं या प्राथमिक आयोग भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने उस समीक्षा के अंतर्गत जो प्रस्ताव पारित किया, शिक्षा के तीनों पक्ष प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च तीनों पर अपने प्रस्ताव रखे। ये बात अलग है कि प्राथमिक पर इनका ज्यादा जोर था, ज्यादा बल था। और इन्होंने 3 फरवरी 1882 को जो उस समय वायसराय थे लॉर्ड रिपन को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया, फिर सर्वसम्मति से स्वीकृत हो गया और फिर उस आयोग को हंटर कमीशन का नाम दिया गया। क्योंकि आप जानते हैं आयोग के जो अध्यक्ष होते थे, मुखिया होते थे, उन्हीं के नाम पर वो आयोग या कमीशन का नाम चलता था। तो आइए चर्चा करते हैं कि उन्होंने अपने उस कमीशन में क्या प्रमुख बिंदु प्रस्तावित की। आइए चलते हैं। नंबर 1, प्राथमिक शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को शामिल किया जाए। दूसरा, प्राथमिक शिक्षा देसी भाषा में हो। अगला, शिक्षा विभाग की एक स्थापना हो। अगला, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना। और अगला, अनुदान छात्र अध्यापक के अनुपात में दिया जाए। अगला, पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकता अनुसार हो। अगला, अध्यापक प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना हो। अगला, एक शिक्षा कोष की स्थापना किया जाए। अगला पॉइंट, धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगे। अगला पॉइंट, निर्धन छात्र को छात्रवृत्ति दी जाए। अगला, माध्यमिक शिक्षक में 2 पाठ्यक्रम लागू किए। विशेष चीजें आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद है उच्च शिक्षा के विकास के लिए विभिन्न प्रयास किए। अगला है मुस्लिम शिक्षा के लिए भी इन्होंने प्रयास किया एवं पिछड़ी जाति और आदिवासी जातियों की शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष प्रयास किया। आइए बिंदुवार चर्चा करते हैं। इन्होंने अपने इस प्रपत्र में अपने इस योजना में मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा, देसी पाठशाला, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा पर ज्यादा फोकस किया और प्राथमिक पर कुछ ज्यादा इन सब की अपेक्षा। आइए, प्राथमिक शिक्षा व्यवसायिक पाठ्यक्रम पर आधारित हो। इसको कह सकते हैं जो प्रारंभिक शिक्षा थी या प्राथमिक शिक्षा थी वो व्यवहारिक हो। व्यवहारिक मतलब आसपास के विषय वस्तु से संबंधित हो एवं उसका माध्यम देसी हो। देसी का मतलब उसकी भाषा देसी हो, जो उस समय देसी भाषा प्रचलित हो वो माध्यम रखा जाए, जिससे प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षा लेने की संख्या अधिक से अधिक लोग आए, क्योंकि उसका माध्यम हमारा देसी माध्यम होगा एवं वो व्यवहारिक होगी। और व्यवसायिक अभी जब आगे चर्चा करेंगे तो व्यवसायिक पाठ्यक्रम इसमें शामिल किया गया। और प्राथमिक शिक्षा देसी भाषा पर आधारित हो, अर्थात प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत की जो देसी भाषा है, जैसे उस समय प्रचलित जो भाषा थी संस्कृत, अरबी, फारसी आदि थी, तो उस आधार पर भाषा का माध्यम हो। इसके पहले हम लोग अध्ययन कर चुके हों, भाषा के माध्यम के आधार पर प्राच्य और पाश्चात्य विवाद लंबे समय तक चला, लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। देसी माध्यम से प्राथमिक शिक्षा का माध्यम रखा जाए। अगला पॉइंट है
प्राथमिक शिक्षा विभाग की स्थापना हो। एक शिक्षा विभाग की स्थापना हो जो शिक्षा संबंधी विभिन्न समस्या का समाधान करे एवं शिक्षा के विकास के लिए, उसमें अनुशासन लाने के लिए, नई व्यवस्था लाने के लिए समय समय पर उसका मूल्यांकन करता रहे, जांच करता रहे। आगे देखते हैं, अगला है अनुदान। अनुदान छात्र अध्यापक के अनुपात में दिया जाए। जो अनुदान का व्यवस्था थी, जैसे छोटा विद्यालय बड़ा विद्यालय होता है, जो बड़ा विद्यालय है यदि कुछ उसको धनराशि दी जाए तो ऐसा लगेगा ऊंट के मुंह में जीरा, ना तो विद्यालय पर खर्चा कर पाएगा, ना शिक्षक पर, ना अन्य व्यवस्था पर। इसलिए छात्र और अध्यापक की संख्या के अनुसार ही अनुदान मिले, जिससे वो उस खर्च को अपने विकास में लगा सके। एवं इसके बाद है कि स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। इन्होंने अपनी शिक्षा में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की, क्योंकि उस समय स्त्रियां की शिक्षा के प्रति कोई ध्यान नहीं देता था, प्रोत्साहन नहीं देता था, ना कोई विद्यालय में व्यवस्था होती थी। इन्होंने ऐसे स्थान पर विद्यालय खोलने का प्रयास किया जहां पर विद्यालय नहीं है या महिलाओं की संख्या अधिक है, या ऐसे विद्यालय भी मरम्मत करवाए जो लगभग बंद हो चुके थे, तो उनको खुलवाया एवं शिक्षा व्यवस्था में महिलाओं की शिक्षा के लिए भी अलग पाठ्यक्रम एवं अलग व्यवस्था की, जिससे वो महिलाएं शिक्षा लें और आत्मनिर्भर हो एवं इनके समाज के प्रति, साम्राज्य के प्रति भी सहानुभूति रखें। अगला है पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकता अनुसार हो। जो शिक्षा का पाठ्यक्रम हो वो कुछ स्थानीय जो विषय वस्तु है उसको भी शामिल किया जाए। बहुत से ऐसे हमारे आसपास के वातावरण के विषय वस्तु हैं, उनको यदि हम अपने पाठ्यक्रम में रखेंगे तो हमारे जीवन से संबंधित होंगे, क्योंकि उनका हमको समस्या का सामना करना है अपने जीवन में कभी न कभी। इसलिए पाठ्यक्रम में ऐसे विषय वस्तु को रखा जाए जो हमारे आसपास के स्थानीय वातावरण से संबंधित हो एवं आवश्यकता अनुसार हो, कि जीवन का सामना करने में हमको सहयोग मिले, मदद मिले। और इस प्रकार अगला है पाठ अध्यापक प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना करना। जब योग शिक्षा की बात करते हैं तो योग शिक्षक कैसे आएंगे? जो शिक्षक होंगे उनको हम प्रशिक्षण देंगे, क्योंकि जब प्रशिक्षण देंगे, जैसे बीएड, डीएलएड आदि की डिग्री दी जाती है, वो भी प्रशिक्षण कॉलेज में। जब प्रशिक्षण दिया जाएगा तो जो शिक्षक शिक्षण कार्य करने जाएंगे तो पहले से शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न गुणों को जानेंगे, प्रशिक्षण लेंगे, तो उनके शिक्षण में प्रभावी बनाएगा एवं उनका शिक्षण आकर्षक होगा और शिक्षण वो अधिक से अधिक लाभ को, शिक्षण का जो भी उद्देश्य है लाभ को छात्रों तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि एक प्रशिक्षित शिक्षक को शिक्षा की सारी समस्याएं, छात्रों की समस्याएं को समझने में सरलता होती है। इसलिए शिक्षक के लिए एक प्रशिक्षण कॉलेज की भी व्यवस्था का बात कही गई थी। अगला देखते हैं, ये अगला है एक शिक्षा कोष की व्यवस्था की जाए, यानी कि एक शिक्षा कोष भी हो। यदि शिक्षा के विकास के संबंध में, समस्या के संबंध में, किसी संबंध में कुछ आवश्यकता हो तो जो शिक्षा के कोष में जमा धनराशि है उसके द्वारा उसकी पूर्ति की जाए, यदि कहीं से धन नहीं मिलता है तो, इमरजेंसी आने पर। अगला देखते हैं धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। इस प्रस्ताव में धार्मिक शिक्षा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया कि शिक्षा में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी को अलग से लेना हो तो अलग जो धार्मिक कॉलेज चल रहा है तो उसमें जाके ले सकते हैं, लेकिन इस शिक्षा में कि शिक्षा के बहाने से वो अपने धर्म का प्रचार करेंगे तो इसमें पूर्णतः उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अगला देखते हैं निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति। जो निर्धन छात्र थे उनको छात्रवृत्ति देने का व्यवस्था की गई कि उनके पढ़ाई में बाधा ना हो। निर्धन और योग्य छात्र हैं, लेकिन यदि उनको आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि शिक्षा में विभिन्न कुछ धनराशि की आवश्यकता होती है और योग्यता होते हुए भी यदि उनके पास आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी होगी तो शायद वो शिक्षा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमको एक योग्य अच्छे नागरिक के रूप में ऐसे व्यक्तित्व सामने नहीं आ पाएंगे। इसलिए निर्धन और योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति देने की भी व्यवस्था की गई। अगला देखते हैं माध्यमिक शिक्षा में 2 पाठ्यक्रम लागू किए। माध्यमिक स्तर पर स्नातक से पहले, उच्च शिक्षा से पहले माध्यमिक स्तर पर 2 पाठ्यक्रम लागू किए। उच्च शिक्षा में जाने वाले छात्र, दूसरा व्यवसायिक शिक्षा में जाने वाले छात्र। ध्यान दीजिएगा, माध्यमिक स्तर पर 2 प्रकार के पाठ्यक्रम इन्होंने
लागू किए। उच्च शिक्षा में जाने वाले छात्र और व्यवसायिक पाठ्यक्रम में जाने वाले छात्र, जिसको उच्च शिक्षा में जाना हो, उच्च ज्ञान लेना हो, वो पाठ्यक्रम वो चयन करे, उसका अलग पाठ्यक्रम है। और जो व्यवसायिक गुण को प्राप्त करना चाहता है, व्यवसायिक माध्यम से अपने को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, तो व्यवसायिक पाठ्यक्रम का चयन करे और व्यवसाय संबंधी जो भी हस्तकला, शिल्पकला आदि का चयन करते हुए उसमें वो आत्मनिर्भर हो। उससे क्या फायदा होगा कि उच्च शिक्षा में भीड़ कम होगी, सब नहीं जाएंगे। जिसको पता है कि हमको उच्च शिक्षा लेना है तो वो अलग चयन करेगा पाठ्यक्रम का। जिसको लगता है कि उच्च शिक्षा में जाने से उसको लाभ नहीं है, वो कोई व्यवसायिक गुण प्राप्त कर ले तो व्यवसायिक पाठ्यक्रम को अपना करके आत्मनिर्भर बनेगा। अगला देखते हैं। अगला है उच्च शिक्षा पर भी इन्होंने विशेष काम किया कि उच्च शिक्षा के विकास के लिए योग्य शिक्षक की नियुक्ति की और उसके बाद उनको प्रशिक्षण दिया एवं उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न पुस्तकों का संग्रह यानी लाइब्रेरी रखी गई, जिसमें विभिन्न हर विषय की उच्च कोटि की पुस्तक रखी गई कि आपको ज्ञान को प्राप्त करना है, शैक्षिक समाधान करना है तो आप पुस्तकालय में जाके अपने शैक्षिक समाधान को कर सकते हैं एवं नवीन ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, अपने ज्ञान भंडार को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार उस शिक्षा में इन्होंने विशेष प्रकार से सुविधा दे करके उसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आगे देखते हैं। मुस्लिमों शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। मुस्लिम संप्रदाय की शिक्षा में भी इन्होंने प्रोत्साहन दिया। मकतब मदरसे आदि जो चलते थे उनको प्रतिबंध नहीं लगा एवं कहा कि स्वेच्छा से आप चलिए और अपने स्तर से भी उनको आगे बढ़ने का प्रयास करवाया। आगे देखते हैं। पिछड़ी जाति एवं आदिवासी जातियों की शिक्षा की व्यवस्था की। ऐसे समाज में कुछ लोग थे जो पिछड़ी जाति के अंतर्गत आते थे, आदिवासी जनजाति के अंतर्गत आते थे, उनको भी शिक्षा देने का प्रयास किया कि सभी व्यक्ति शिक्षित हों। जब शिक्षित होंगे तो वो अपने विकास के बारे में, समाज के विकास के बारे में, अधिकार के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे और समाज आगे जाएगा। और जो इस शिक्षा का उद्देश्य था, इस कमीशन का उद्देश्य था कि शिक्षा सबको दिया जाए, ना कि जैसे इसके पहले 1-2 क्लास में पढ़ चुके छनन निस्यंदन सिद्धांत कि शिक्षा समाज में उच्च वर्ग को दिया जाए, उससे छन के आए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, उस सिद्धांत को समाप्त कर दिया जाए। शिक्षा समाज में सभी वर्गों को दिया जाए, इससे सभी वर्ग को शिक्षा मिले और सभी वर्ग संतुष्ट हों। इसके बाद इसके गुण दोष की चर्चा करें तो इसमें एक अच्छाई ये था कि इंटर स्तर पर जो 2 भाग में विभक्त कर दिया, उच्च शिक्षा में जाने वाले छात्र और व्यवसायिक पाठ्यक्रम जाने वाले। उच्च शिक्षा में जो भीड़ थी कम हो गई, वही जाते थे जिनको उच्च ज्ञान लेना होता था, बाकी व्यवसायिक ज्ञान वाले दूसरे पाठ्यक्रम को लेते थे। इसके अवगुण के बारे में कह सकते हैं कि शिक्षा का जो दायित्व इसके पहले राज्य को दिया जा रहा था, तो बहुत कुछ इन्होंने वहां के लोगों को, नागरिकों को शिक्षा के विकास का दायित्व सौंप दिया कि वो अनुदान द्वारा आदि द्वारा इसका विकास करे, जो शायद बहुत उचित नहीं था। क्योंकि राज्य को अगर जिम्मेदारी दी जाती कि शिक्षा के संरक्षण और बढ़ने का अवसर दिया जाए तो वो एक योजना के अंतर्गत बढ़ाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया, जिसके कारण ये योजना तो अच्छा चला और बहुत कुछ भारतीयों को लाभ हुआ। इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा कि हंटर कमीशन के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम हंटर थे, जो 1882 को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इस प्रकार हम लोगों ने हंटर कमीशन के बारे में अध्ययन किया और अगले कमीशन के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।